धनीराम ने मालती का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे मालतिया, काहे खातिर जिद करत है रे। बस एक बार की बात है, दे दे मुझे जो चाहिए, फिर मैं तेरा पूरा ब्याज माफ़ कर दूंगा। अरे ब्याज क्या, तेरा मूलधन भी माफ़ कर दूंगा। आजा मेरे पास। दोस्तों, आप सब हैरान होंगे कि कौन है ये कमीना धनीराम जो एक मजबूर औरत की इज्जत का सौदा कर रहा है, और वो भी मामूली से धन के लिए। आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी शुरू से। नमस्कार, महफिल 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो आइए सुनते हैं ये कहानी हम और आप साथ साथ। दोस्तों, बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव में किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसकी पत्नी मालती एक संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। हालांकि किशोर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी जो भी था उसमें किसी न किसी तरह से उन दोनों का गुजारा हो ही जाता था। किशोर के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह खेती किया करता था, और बाकी बचे समय में वह दूसरों के खेतों में काम करके थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेता था। मालती अपने पति के हालात को अच्छी तरह से समझती थी और शायद इसीलिए कभी भी अपनी ज़रूरतों को लेकर कोई शिकायत नहीं करती थी। उसी गांव में एक और आदमी था जिसका नाम था धनीराम, जो गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। सच कहा जाए तो ब्याज पर पैसे देकर लोगों का शोषण किया करता था। लेकिन फिर भी गांव में इतनी गरीबी और अशिक्षा थी कि लोग उसके पास ब्याज पर पैसे लेने के लिए डटे ही रहते थे। धनीराम भी इन लोगों की मजबूरी को समझता था और जमकर उसका फ़ायदा उठाता था। वह बिना सोचे समझे किसी को भी पैसे दे देता था, एक सादे कागज़ पर अंगूठा लगवाकर, क्योंकि उसे कोई डर नहीं था पैसे खोने का। दरअसल उसका पैसा वसूलने का तरीका ही अलग था। अगर कोई व्यक्ति उसका पैसा देने में देरी करता तो वह उससे अपने खेतों में काम करवाता, और वह भी फ्री में, बिना कोई मेहनताना दिए हुए। जो व्यक्ति काम करने की स्थिति में नहीं रहता उसकी बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखता और ज़मीन पर कब्जा कर लेता था। अपनी इन्हीं सब आदतों से वह पूरे गांव में बदनाम था, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। किसी में हिम्मत भी नहीं थी उसके खिलाफ बोलने की। गांव में पैसे सिर्फ उसी के पास थे और सबके बुरे वक्त में काम भी आता था, तो इसलिए उसको कोई कुछ बोलता नहीं था। गांव का कोई भी ऐसा घर नहीं था जो कभी ना कभी धनीराम का शिकार ना हुआ हो। किशोर के पिताजी ने भी धनीराम से काफ़ी पैसा उधार लिया था, जिसे चुका ना पाने की वजह से धनीराम ने उसकी काफ़ी ज़मीन हथिया ली थी, और इसी वजह से अब किशोर के पास बहुत कम ज़मीन बची थी। उसके बाद मालती और किशोर ने फैसला किया कि चाहे हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन आगे से धनीराम से कोई भी कर्जा नहीं लेंगे। इधर धनीराम किशोर के पीछे पड़ा हुआ था कि कुछ कर्ज ले लो। कारण था मालती। धनीराम मालती की सुंदरता पर एकदम मोहित था। किशोर के पिता ने जब से कर्ज लिया था तभी से धनीराम का उसके घर आना जाना लगा रहता था, और तभी से वह मालती के पीछे पड़ गया था और सोच रहा था कि किशोर फिर से कर्ज ले ले ताकि मालती से उसकी मुलाकात होती रहे। समय बीतता रहा। किशोर और मालती के घर एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सुमित रखा। मालती ने सोच लिया था कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, वह अपने बच्चे को खूब पढ़ाएगी ताकि वह शहर में नौकरी कर सके और उनकी गरीबी मिटा सके। सुमित धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो किशोर ने बगल के गांव के स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया और सुबह शाम उसे ले जाने लगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अंधेरे में अगर एक भी दिया जल जाए तो उजाला काफ़ी दूर तक जाता है। सुमित को पढ़ने जाता देख आसपास के बच्चे भी अपने माँ बाप से जिद करने लगे कि उन्हें भी सुमित की तरह स्कूल जाना है। इसके बाद धीरे धीरे करके 4-5 बच्चों ने सुमित के स्कूल में एडमिशन कराया। अन्य बच्चों का साथ पाकर अब सुमित को भी अच्छा लग रहा था। यह बात धनीराम के कानों तक पहुंच गई। धनीराम सोचने लगा कि आखिर बिना उससे कर्ज लिए लोगों के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। उसने पता किया तो पता चला कि किशोर सभी गांव वालों को कहता फिर रहा है कि धनीराम से कर्ज मत लिया करो, बल्कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लिया करो। धनीराम को लगने लगा कि यह किशोर तो उसकी दुकान ही बंद करवा देगा। अब वह किशोर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। उसने शहर से 4-5 लोगों को बुलाया भाड़े पर और अंधेरी रात में किशोर की हत्या करवाने की कोशिश की, पर किशोर ने शोर मचाया जिससे वे लोग उसे अधमरा छोड़कर भाग गए। इधर
मालती की समस्या और भी बढ़ गई। एक तो गरीबी थी, ऊपर से किशोर की पिटाई भी हो गई। किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने इलाज के नाम पर इतना ज़्यादा खर्चा बता दिया था कि मालती का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई और गांव वालों ने सहयोग भी किया, लेकिन इस सहयोग से भी पूरा इलाज का खर्चा नहीं निकल पा रहा था। मालती को अब भी 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। मालती ने सारे रिश्तेदारों को संपर्क किया, पर किसी ने भी मदद नहीं की। अब तो मालती के पास एक ही चारा था और वो था धनीराम से कर्ज लेना, क्योंकि वह हर हाल में किशोर को बचाना चाहती थी। हालांकि किशोर हमेशा से कहता रहा है कि मर जाना, लेकिन धनीराम से कर्ज मत लेना। लेकिन मालती करती भी तो क्या करती, अपने सुहाग की रक्षा के लिए उसे किशोर के सिद्धांतों के खिलाफ जाना ही पड़ा और गांव वालों ने भी इस बात में उसका समर्थन किया। लोगों का कहना था कि बेशक धनीराम अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन इस नाजुक समय में धनीराम के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। बस फिर क्या था, मालती न चाहते हुए भी धनीराम के घर पहुंच गई। धनीराम ने जैसे ही मालती को देखा, उसके अंदर की हवस ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। मालती भले ही एक बच्चे की माँ थी, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही धनीराम के अंदर का हवस का राक्षस अब धीरे धीरे जागने लगा था। धनीराम ने तुरंत मालती को बैठाया और बोला, अरे मालती, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? बड़ा दुख हुआ रे तेरे पति के बारे में सुनकर। पता नहीं कौन थे वो लोग जो तेरे पति को पीट कर चले गए। ना जाने किस दुश्मनी का बदला लिया उन लोगों ने। मालती बोली, वो सेठ जी, मुझे इनके इलाज के लिए कुछ रुपए की ज़रूरत थी। अगर आपसे मिल जाते तो। इतना सुनते ही इतना सुनते ही तो धनीराम खुश हो गया। आखिर आज वो हो गया था जिसका उसे बरसों से इंतजार था। वो बोला, कितना चाहिए बताओ? अरे तुम्हें पैसे नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? मालती ने कहा कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो धनीराम ने तुरंत पैसे निकाले और मालती को दे दिया। पैसे पाकर मालती सीधा अस्पताल पहुंच गई। मालती ने अस्पताल में पैसा जमा किया और किशोर का इलाज शुरू हो गया। अगले दिन मालती घर पर अकेली थी और अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी धनीराम उसके घर पहुंच गया। चूंकि मालती घर पर अकेली थी तो धनीराम को देखते सहम गई, क्योंकि उसने धनीराम के बारे में बहुत कुछ बुरा सुना था। वो डरते हुए बोली, अरे सेठ जी, आप यहाँ? बताइए क्या बात है, कैसे आना हुआ? सेठ धनीराम ने कहा, अरे वो कल तुम जल्दी जल्दी में पैसे लेकर आ गई, मगर कागजात पर अंगूठा लगाना भूल ही गई थी, इसीलिए मैं आया हूँ। मालती बोली, दरअसल सेठ जी आप निश्चिंत रहिए, इनके ठीक होते ही हम आपका सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर देंगे। आप अंगूठा ना लगवाते तो अच्छा होता। हमारे पास तो अब ज़्यादा ज़मीन भी नहीं बची है। फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, हम आपका सारा पैसा वापस कर देंगे और वो भी ब्याज सहित। धनीराम धीरे से मुस्कुराया और बोला, देखो मालती, विश्वास तो है मुझे तुम पर, लेकिन फिर गारंटी के लिए कुछ तो चाहिए ही। अंगूठा नहीं लगवाना चाहती हो तो कुछ और ही दे दो गारंटी के तौर पर। मालती बोली, क्या सेठ जी, मैं कुछ समझी नहीं। अंगूठा ना लगाने के बदले आप मुझसे और क्या चाहते हैं? आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। काश गहने होते तो वही आपको दे देती, लेकिन अभी तो मैं कुछ भी नहीं दे सकती गारंटी के तौर पर। अब तो धनीराम को मौका मिल गया। उसने कहा, तुम्हारे पास तो वो है मालती जो किसी के पास नहीं है। तेरी ये गदराइल जवानी किसी सोने चांदी से कम है क्या? बस एक बार मुझे इसे चखा दे, कसम से कोई भी गारंटी नहीं मांगूंगा। इतना सुनते ही मालती की आंखों में जैसे खून ही उतर आया। उसने झट से चप्पल उठाई और धनीराम की तरफ तानते हुए बोली, कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? आज तुझे सारे गांव के सामने मैं बेइज्जत करूंगी, तेरी सारी पोल खोल दूंगी मैं। इतने में धनीराम ने मालती का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे मालतिया, काहे खातिर जिद करत है रे? बस एक बार की बात है, दे दे मुझे जो चाहिए, फिर मैं तेरा पूरा ब्याज माफ़ कर दूंगा। अरे ब्याज क्या, तेरा मूलधन भी माफ़ कर दूंगा। आजा मेरे पास, आ आ आ। मालती ने जैसे ही शोर मचाने के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश की, धनीराम ने उसका मुंह दबा लिया और सीधा उठाकर उसे बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। मालती कुछ बोल नहीं पा रही थी। धनीराम ने मालती को ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया और उसके कपड़े उतारने लगा। मालती चिल्लाना तो चाहती थी, लेकिन धनीराम ने एक हाथ से उसका मुंह दबा के रखा था। धनीराम जैसे ही अपने कपड़े उतारने लगा, तभी मालती को मौका मिल गया। उसने बगल में रखे लोटे से धनीराम के सिर पर वार किया और वो भी जोर से। वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। अब मालती ने आव देखा ना ताव, धनीराम के कपड़े उठाई और लेकर दरवाजे की तरफ सीधी भागने लगी।
दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने बाहर से कुंडी लगा दी और नंगे धनीराम को अंदर ही बंद कर दिया। बाहर आकर मालती जोर जोर से चिल्लाने लगी। अंदर धनीराम फंस चुका था। वह घर के अंदर से ही मालती को धमकियां भी दे रहा था कि दरवाज़ा खोल दो, मुझे जाने दो मालती, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मालती उसकी एक नहीं सुन रही थी, बस चिल्लाए जा रही थी। लेकिन अभी उसके चिल्लाने की आवाज़ गांव के लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अब धनीराम समझ चुका था कि मालती आज नहीं मानने वाली। अब उसने सीधा सीधा बोल दिया, मालती दरवाज़ा खोल दो, वरना जिस तरह मैंने तुम्हारे पति को मरवाया उसी तरह तुम्हारे बेटे को भी मरवा दूंगा। लेकिन इस बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा, समझ लेना। जैसे ही धनीराम ने किशोर के ऊपर हमला कराने की बात स्वीकार की, मालती तो और भी गुस्से से लाल हो गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। अब मालती की आवाज़ धीरे धीरे गांव के लोगों तक पहुंच रही थी। मालती की आवाज़ सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े और भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। मालती ने पास के घर से एक चद्दर लेकर ओढ़ लिया, क्योंकि धनीराम ने अपनी हवस के चक्कर में उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग जमा हो गए और मालती ने सारी बात बता दी। अब गांव वाले तो पहले से ही धनीराम के सताए हुए थे, तो ये मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता था। सब ने मिलकर मालती का समर्थन किया और उसका साथ दिया। सारे गांव वालों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और धनीराम को बाहर निकाला और एक पेड़ से बांधकर उसके चेहरे पर कालिख पोती और साथ ही साथ गांव के हर एक आदमी ने अपना हाथ साफ किया, मतलब जमकर उसकी धुलाई की। अब तक भीड़ में धनीराम के चमचे भी आ चुके थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर धनीराम को कोई बचा ले, क्योंकि गांव वाले आज बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रहे थे। भीड़ का बस चलता तो उसे मार ही डालती, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने समझाया कि गांव स्तर पर धनीराम को जितनी सज़ा मिलनी चाहिए थी मिल गई, अब इसे कानून के हवाले कर देना चाहिए। सब ने हामी भरी तो पुलिस को खबर की गई और सारी बात बताई गई कि किस तरह से धनीराम लोगों को कर्ज देकर उनका शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करता है। साथ ही साथ किशोर पर जो हमला हुआ था उसे करवाने के लिए भी धनीराम के ऊपर FIR दर्ज कराई गई। दोस्तों, अब तक धनीराम पर इतनी मार पड़ चुकी थी कि उसने अपने ऊपर लगे हर आरोप को स्वीकार कर लिया और पुलिस के सामने ही सबका कर्ज माफ़ कर दिया और कहा कि उसे छोड़ दिया जाए, दोबारा वह ऐसी गलतियां नहीं करेगा, बस एक मौका दे दिया जाए। लेकिन गांव वाले अब धनीराम से छुटकारा पाना चाहते थे, तो सब ने उसकी एक नहीं सुनी और धनीराम के सारे आरोपों के साथ उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस को उसके द्वारा किए गए सारे गुनाहों के बारे में भी जानकारी दे दी गई। धनीराम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। पूरे गांव वालों की गवाही की बदौलत उसे सजा हुई। किशोर अब ठीक होकर घर आ गया। सबसे बड़ी बात यही हुई कि अब गांव की बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखने वाले, गांव वालों का शोषण करने वाले धनीराम से अब गांव पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। धनीराम के परिवार वालों ने धनीराम की तरफ से पूरे गांव वालों से माफ़ी मांगी और यह सब मालती की हिम्मत और बहादुरी की बदौलत संभव हो सका। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब तक हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हम परेशान ही रहेंगे। अगर मालती भी अन्य गांव वालों की तरह चुपचाप धनीराम का शोषण सह गई होती, तो धनीराम आज भी लोगों का शोषण कर ही रहा होता। लेकिन मालती ने हिम्मत दिखाई और धनीराम जैसे राक्षस से खुद को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को छुटकारा दिला दिया। इसीलिए आप सबसे कहता हूं कि गलत के लिए आवाज़ उठाना सीखिए और सही चीज़ का समर्थन करना सीखिए, तभी हमारा समाज साफ सुथरा और अपराधों से मुक्त हो सकेगा।